हैं और जिस केमिस्ट्री का जिक्र हमारे मेहमान कर रहे थे स्टूडियो में, आपको दृश्य में दिखाई दे रही है। आप देखिए कितने सहज तरीके से दोनों गले मिल रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए। और इस वक्त जंतर और मंतर, अजय, ये जंतर मंतर की दृश्य जंतर मंतर यूनेस्को का हेरिटेज साइट और शोभा यात्रा। अगर मैं इसको हेरिटेज टूर कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप देखें यहाँ से जंतर मंतर से निकल करके सांगनारी गेट तक जाएंगे, हवा महल में बीच में स्टॉप ओवर है, उसके बाद मसाला चाय का आनंद लेंगे और फिर बायलेटरल। तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे, एकदम कोई हार्ड टॉक्स नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं। ये बात चल रही भाई जंतर मंतर में कैसे भारत की प्राचीन तकनीक के ज़रिए हम कैसे समय को सूर्य के साथ जोड़ करके देखते थे। और दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है जहाँ पर आप सूर्य की छाया से समय को नापते हैं और वहाँ की जो घड़ी है वो आपको बताती है कि कितना वक्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के ज़रिए दो महाशक्तियाँ अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त अपने साझे हितों को पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए ख़ास तौर पर सांस्कृतिक तौर पर और हेरिटेज डिप्लोमेसी के ज़रिए इस वक्त बिल्कुल तैयार अगले मैग्निफिसेंट रोड शो के लिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ही मनोरम दृश्य, मनमोहक दृश्य आप देख सकते हैं। पीछे जयपुर का जंतर मंतर 1724 से लेकर 1734 के बीच ये गार्ड, मुझे लगता है कि ये जो टूरिस्ट टूर गाइड हैं वो बता रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरह से ये काम करता है। हम आपको बताते हैं अपने दर्शकों को कि 1724 से लेकर 1734 के बीच इसका निर्माण किया गया था। खगोलीय वेधशाला इसे कहा जाता है और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ बहुत ही 14 प्रमुख यंत्र हैं जो कि समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति और स्थिति, सौरमंडल के ग्रहों, इन तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे जानकारी हासिल कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री ने इस जगह को चुना ताकि भारत किस तरह से अपने ऐतिहासिक तौर पर भी इन चीज़ों में काफ़ी काम किया है। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट ने किया, और किस तरह से आर्यभट्ट की ये धरती और वेधशाला, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत अपने विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है, आधुनिकता को भी साथ लेकर चल रहा है। आज जिस प्रांगण में इस वक्त दोनों नेता खड़े हैं, विश्व के दो दिग्गज नेता, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए। अमृतपाल, अमृत, जिस बैकड्रॉप में दोनों नेता खड़े हैं वो जंतर मंतर है जयपुर का। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास विरासत भी है, आधुनिकता भी है, दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, इसका सिंबलिज्म यही है कि प्रधानमंत्री एक तो जयपुर को यूज करना, भारत सिर्फ दिल्ली तक विकसित मतलब सीमित नहीं है। भारत बहुत बड़ा है, इसकी डाइवर्सिटी बहुत है और भारत अपने आप में एक बहुत डाइवर्स और सुंदर मुल्क है। उसके अलग वाइब्रेंसी, अलग अलग हिस्सों की अलग अलग वाइब्रेंसी है, उसके कलर्स हैं। राजस्थान तो अपने आप में बहुत कलरफुल है। यहाँ के लोग, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ की जो एक रॉयल्टी का जो आर्टिफैक्ट्स हैं और उस एज के, पर उसके साथ उस जमाने की जो एक साइंटिफिक टेम्पर, जंतर मंतर को यूज करना कि साइंटिफिक टेम्पर, ओल्ड जो हमारी सिविलाइजेशन एथॉस थी उसमें स्टीपनेस था। तो जंतर मंतर को आज फ्रेंच प्रेसिडेंट को उसका एक गाइडेड टूर देना और वहाँ उनको रिसीव करना, जबकि वो मुख्य अतिथि बन के आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में। तो ये उसकी सिंबलिज्म ये है असली। अमृत, अगर हम ये देखें कि जब मिस्टर मैक्रो जब सेकेंड बार इलेक्ट किए गए तो भारत के प्रधानमंत्री पहले वर्ल्ड लीडर थे जो उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। G7 की बात हो, G20 की बात हो, हमेशा साइडलाइंस पर दोनों लोग मिलते रहे हैं। और लेकिन आज का जो दिन है वो लगता है कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी का है। बातें हेरिटेज को लेकर के होंगी, संस्कृति होगी, और मुझे लगता है फ्रांस भी एक प्राचीन संस्कृति है और इमैनुअल मैक्रो भी भारत की प्राचीन संस्कृति को देख करके उनके मन में भी विचार आ रहा होगा कि कितनी समृद्ध विरासत रही है भारत की। बिल्कुल, फ्रांस तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया ही है। वहाँ पर जो रेनेसां आई, वो पेरिस की स्ट्रीट्स पर आई, यूरोपियन रेनेसां। और आज ये दिखाना, मैं इनफैक्ट अपने कैमरामैन को कहूंगा कि अगर आपको दिखा पाएं जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां अभी थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब जंतर मंतर से निकलेंगे और राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हुए सड़कों पर एक ओल्ड सिटी की, जो वॉल सिटी की
सड़कों पर यहाँ पर आएंगे हवा महल पर। ये अपने आप में एक 16th सेंचुरी जो मॉन्यूमेंट है आपका, वो ऐसा बनाया गया था कि इसके झरोखे, इसकी जालियां, कि आप विंड को कैसे यूटिलाइज कर पाएं जब आपके पास एसीज नहीं हुआ करते थे, कूलर्स नहीं हुआ करते थे, पंखे नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे वो बड़े पर्दे वाले पंखों से आप हवा जला करते थे। तो कैसे इस डेजर्ट स्टेट में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है गर्मियों की ऋतु में, तो कैसे आप इसको यूटिलाइज कर पाए। तो क्लियरली ये एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, सुंदर बिल्डिंग है, पर उसके अलावा इसकी यूटिलिटी, इसका और उसका साइंस को यूज करना इस आर्किटेक्चर में, ये क्लियरली दर्शाता है। तो प्रधानमंत्री, आपने सही कहा कि ये वाला पार्ट जो है, पहले उनको रिसीव करना, उनका आमिर फोर्ट जाना, और फिर उनको जंतर मंतर पे रिसीव करना, फिर ओल्ड सिटी, जिसको जो पिंक सिटी है, गुलाबी शहर है, ओल्ड जयपुर, उसमें रोड शो करना। लोग, अभी तो जहां मैं हूं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको खाली करवा लिया गया है, पर जब मैं आ रहा था यहाँ पर, लोगों का हजूम है सड़कों पर। जैसे पुराने वर्ल्ड सिटी नहीं होते, छोटे छोटे घर हैं, उनके झरोखे हैं, अपनी बालकनीज पे खड़े हैं लोग देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए दोनों लीडर्स की। तो शहर में उत्सुकता है। फिर शाम को जब आरामबाग पैलेस में ये रात्रि भोज के लिए मिलेंगे, तो वहाँ दोनों लीडर्स की जो सब्सटैंशियल मुद्दे हैं उन पर करीब 1 घंटे की बातचीत होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन इनके साथ आई है, जिसमें इनके विदेश मंत्री, इनके डिफेंस मिनिस्टर, कॉर्पोरेट जो सेक्टर से बड़े कॉर्पोरेट काउंसिल्स हैं, वो इनको कंपनी कर रहे हैं। राजस्थान के गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और यहाँ की डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, पर डॉक्टर एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, रक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, ये प्रधानमंत्री के साथ होंगे। तो क्लियरली ये विजिट का सब्सटैंशियल और जो आपने कहा कि सॉफ्ट कल्चरल एस्पेक्ट दोनों है इस 6 घंटे जो प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ बिता रहे हैं। जी, इस वक्त हम देखें तस्वीरों में, तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे ज़बरदस्त केमिस्ट्री के बीच दोनों नेता एक बार फिर से मिल रहे हैं। 6 बार पहले मिल चुके हैं, अगर 1 साल की हम बात करें, और उसके बाद कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। और इस शोभा यात्रा की जो शुरुआत अभी थोड़ी सी देर बाद होने वाली है, जो आप देख रहे हैं जंतर मंतर, जहां पर 18th इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, और सबसे बड़ी पत्थर की ऑब्जर्वेटरी बनाई थी सवाई राजा जयसिंह ने, और लघु सम्राट यंत्र, जो अभी थोड़ी देर पहले आप घड़ी देख रहे थे, जिसके जरिए, जिसको सन डायल कहा जाता है, और आप लोकल टाइम को कैलिब्रेट कर सकते हैं। अमृतपाल जी, अगर दोनों देशों के रिश्ते की बात की जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अच्छे समय की शुरुआत हुई है? क्योंकि एम्बेसडर गुरजीत जी कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, 25 साल तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप, जैसे एम्बेसडर गुरजीत सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, पहले भी करती आई है, पर अब जैसे जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आप कंप्लीटली दुनिया को ह्यूमंस कैसे परसीव करते हैं, रियलिटी को, वो रियलिटी कैसे प्ले आउट होती है, उसके फायदे आपकी आम जिंदगी में क्या हो सकते हैं, वो एक क्वांटम जंप होगा। तो जो देश उसके लिए तैयार होंगे, वो उसका फायदा सबसे पहले उठा पाएंगे। और भारत और फ्रांस की कमिटमेंट इसको अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करना, ना सिर्फ अपने लोगों की, दुनिया के उन देशों के में जो आवाम रहती है या जो आबादी रहती है, उनकी जिंदगी बेहतर करना, अपने एडवांटेज को यूज करके और कोलैबोरेट करके। तो ये क्लियर कमिटमेंट दिखती है भारत और फ्रांस की। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अंशु, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इन तस्वीरों पे कि चूंकि ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर, और भारत यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसकी जो लिस्ट है, उसमें हम देख रहे हैं कि हर साल उसमें 1, 2, 3, 4 इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। इसके पीछे भी एक मैसेज है कि भारत अपने कल्चरल हिस्टोरिकल हेरिटेज को कितना संभाल के रख पा रहा है, उसका कितना केयर कर रहा है।
निश्चित तौर पर। और इसमें लेकिन एक और बिंदु हम जोड़ें यदि असीम, तो भारत की शक्ति का मैं परिचय कहूँगी कि ये देखिए ये कितने सुंदर दृश्य, ये भारत की प्राचीन जो वैज्ञानिक शक्ति थी, ये उसके कहीं ना कहीं दृश्य हैं, ये झरोखे हैं जो हम देख रहे हैं। और यूनाइटेड नेशंस जैसे जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, उन्होंने हमेशा पश्चिमी देशों की ओर देखा। तो अब जो ये हर साल आपने जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कहा कि जो ये इस प्रकार की जो हमारी धरोहर है, ये जो हेरिटेज साइट्स में यूनाइटेड नेशंस की लिस्टेड होती जा रही हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि धीरे धीरे ये जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, ये डीकॉलोनियलाइज अब हो रहे हैं वास्तविक रूप से। और इसमें भारत का एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल मैं देखती हूं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी प्रकार की जो ये गुलामी की मानसिकता है और औपनिवेशिक काल की जो ये एक मानसिकता है, उससे तमाम इंस्टीट्यूशंस को वो दूर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये इस बात का भी द्योतक है और इस बात का भी हमें संदेश दे रहा है कि न सिर्फ अभी बल्कि पुरातन काल में भी हमारे पास वो इतनी शक्ति थी, इतना टैलेंट था कि हम उस जमाने में भी इस वर्ल्ड लेवल का जो वेधशाला उसको हम बना पाए। निश्चित तौर पर इस प्रकार की खगोलीय वेधशाला सिर्फ जयपुर में नहीं है, दिल्ली में भी है और उज्जैन में भी है। और इसके अलावा हम देखें तो हमारे पास कई ऐसी एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। 4 BC में हमारे यहाँ पर सर्जरी की जा रही थी। फिर हम चरक के योगदान को हम कैसे भूल सकते हैं। हमने विश्व को शून्य दिया, हमने पूरे विश्व को जिंक और स्टील को स्मेल्टर करने की तकनीक सिखाई। हमारा जो ये खगोलीय शास्त्र में कहीं ना कहीं जो हाथ है, हमारे जो आज पंचांग हैं, उन्हें हम देखते हैं सालों साल बिना किसी त्रुटि के हम उनके माध्यम से गणनाएं कर पाते हैं। गणित को जो हमारा योगदान, बिल्कुल तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हमने विश्व को दिए हैं। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया से लोग अध्ययन के लिए, शोध के लिए भारत आया करते थे। और कहीं ना कहीं उसी युग में मुझे लगता है हम वापस पहुंच गए हैं। तो ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर अंशु कि हम विश्व गुरु हैं और हम विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हैं, ये तस्वीरें इनके जरिए जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वाकई हम थे, हम बीच में उसे भुला दिया गया, लेकिन एक बार फिर से हम विश्व गुरु बनकर दिखाएंगे। निश्चित तौर पर विश्व गुरु, विश्व मित्र। तो जो मैक्रों के साथ खड़े हैं वो विश्व मित्र मुझे दिखाई पड़ते हैं, और उनके पीछे जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो विश्व गुरु का दृश्य मुझे दिखाई पड़ता है। विश्व गुरु और विश्व मित्र एक साथ हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अजय, नहीं, अगर थोड़ा सा मैं लिबर्टी ले पाऊँ लाइट हार्टेड कमेंट के लिए, तो विश्वामित्र जैसे ऋषि पहले से ही हमारे देश में रहे हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है शून्य के साथ साथ हमने दशमलव भी दिया। अगर दशमलव या वो डॉट नहीं होता तो .com भी नहीं होता। निश्चित तौर पर। लेकिन आज .com की भी जरूरत है। हाँ, वो डॉट जो है ना, हमारे यहाँ तो होता है ओंकारम बिंदु संयुक्तम। तो अगर बिंदु ना हो ना, उस बिंदु से उस बिंदु को सृष्टि का निर्माण माना जाता है, उस बिंदु से ही सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। वो बिंदु अगर भारत ने दिया है विश्व को, जिसको आप विश्व गुरु बार बार कह रहे हैं, हालांकि विश्व को लोग ज़्यादातर 183 देशों का एक समूह मानते हैं। हमारी सनातन परंपरा में विश्व, जो कि भगवान विष्णु का पहला नाम है सहस्त्र नाम में, उसमें विश्व पहला ही नाम है भगवान विष्णु का, और उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आता है। तो अगर संपूर्ण ब्रह्मांड के तत्व को अगर कोई समझता है इस पूरे दुनिया में, तो शायद भारत ही समझता है। निश्चित तौर पर इसलिए हम बार बार कहते हैं विश्व, लोगों को लगता है विश्व गुरु क्यों है, लोग मजाक उड़ाते हैं, भारत विश्व गुरु बात करते हैं हम लोग, कैसे बन पाएंगे, हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कतें हैं और हम लोग अपने लोगों को कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, विश्व गुरु करने की बात करते हैं। लेकिन वो न विश्व को समझते हैं, न गुरु को समझते हैं, और विश्व गुरु का तत्व क्या है उसको समझते हैं। मुझे लगता है अजय उनकी बात नहीं करते हैं। इन तस्वीरों के जरिए जब हम इस बात को कर रहे हैं, तो जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इस तरह की चीजें, चाहे वो योगा, उसी बात पे मैं योगा की बात हो, इस तरह की बात हो, ये भारत अब, हालांकि बहुत दिनों तक इसको छुपाया गया, नहीं बताया गया। लेकिन सोचिए लाइट हार्टेड की मैं टॉक की बात कर रहा हूँ, जब अमेरिका स्टेट विजिट पे थे, स्टेट विजिट तो उससे पहले, स्टेट विजिट से पहले जब संसद को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा कि यूएस कांग्रेस को उन्होंने कहा कि भाई योगा पर हमने कोई अपना पेटेंट क्लेम नहीं किया है, हमने हल्दी पे पेटेंट क्लेम नहीं किया है। तो ये सारी चीजें हम विश्व को देते, क्योंकि हम देने में विश्वास करते हैं ना, हम साझा करने में विश्वास कर सकते हैं। हम दूसरे देशों की तरह नहीं, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो अब मेरे पास, मैं न्यूक्लियर पावर हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर एनर्जी का बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, मैं फ्रांस हूँ
तो मैं किसी दूसरे देश को नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे देश हमसे आगे चले जाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। और बहुत सारे विकसित देश तो कहते हैं भाई और अजय, ऑन अ सीरियस नोट कि हमने कोविड के टाइम में देखा कि बहुत सारे विकसित देश 55 देशों को हमने कोविड की उनको तो वैक्सीन हमने दिया, उपलब्ध कराई, लेकिन फ्री उपलब्ध कुछ कराई। ऐसी कंपनीज जो कि विदेशों में थी उन्होंने देने से मना कर दिया। न सिर्फ ये, हम देखें कि उस समय जो अत्याधुनिक देश थे, इटली जैसे देश थे, बिल्कुल। अमेरिका उस जैसे देश वैक्सीन को थे, शेयर करने से मना किया उस फॉर्मूले को। न सिर्फ अपने कोविड-19 से वे ना अपने लोगों को बचा पाए, न वे उतना इफेक्टिवली मैनेज कर पाए जितना हम कर पाए, हमारी कितनी जनसंख्या होने के बावजूद, और जिस प्रकार की हम एक कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमी, हम उतने अत्याधुनिक देशों में से नहीं आते हैं, पर हम बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए, और हमने 115 से भी अधिक देशों को अपना वैक्सीन बना करके सहायता की। और शायद इसीलिए उस समय बोल्सोनारो ने एक कितना सुंदर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने भारत के द्वारा की गई सहायता को हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाए जाने से जोड़ करके और हमें धन्यवाद दिया था। तो ये वही फिर उसी बिंदु पर आऊंगी कि जो विश्व मित्र दिखाई दे रहे हैं, तो चाहे बोल्सोनारो हो, चाहे मैक्रो हो, चाहे हम अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को देख लें, उनके साथ वो मित्रता के नए आयाम जो हैं वो स्थापित करते हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। और हमने देखा कि कई वर्षों तक एम्बेसडर की भारत की ये जो सॉफ्ट पावर है उसको शोकेस नहीं किया गया ग्लोबल फोरम पे। हम जानते हैं कि डिप्लोमेसी में दोनों ही पावर का, सॉफ्ट पावर का भी, हार्ड पावर का भी, दोनों का ही बहुत ही अहम रोल होता है। ऐसे में बहुत वर्षों तक हमने उस पावर का डिस्प्ले नहीं किया। अब बीते 10 वर्षों में हमने देखा है, चाहे वो योग की बात हो या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने और सरकार ने ग्लोबल फोरम पर इसको डिस्प्ले किया, और दुनिया जानी कि वाकई भारत जो कह रहा है कि वो विश्व गुरु बनना चाह रहा है, तो उनके पास वो ऐसे एसेट्स हैं जिनके दम पर वो बन सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, उनकी दूरदर्शी नीति और उनका जो एक विजन था, उसको आप कैसे देखते हैं सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के आईने में? मैं उसे बड़ी पॉजिटिवली देखता हूं। और देखिए, अंशु जी ने इतने स्पष्ट शब्दों में और सुंदर शब्दों में ये बात समझाई, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय भारत की जो कूटनीति है वो एक फुलसम डिप्लोमेसी है, उसमें कोई भी पहलू छुपा नहीं। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैरिस्मा हो, चाहे उनका पर्सनल केमिस्ट्री हो लोगों के साथ, चाहे सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर हो, हर चीज में हम मिलने को लोगों से तैयार हैं, और हम अपनी जो क्षमताएं हैं वो दिखाने को भी तैयार है और उनसे सहयोग करने को भी तैयार। तो अगर आप ये जो पहले चर्चा हुई थी 2047 तक जो एक रोड मैप बना है, उसमें अगर आप देखें तो जैसे न्यूक्लियर पावर है, वो न्यूक्लियर पावर फ्रांस सिर्फ हमें चेटापुर में लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन भारत का जो युवा वर्ग है उनकी ट्रेनिंग भी करना चाह रहा है कि वो अलग अलग रिएक्टर्स, चाहे वो स्मॉल रिएक्टर्स हो, अपर्चर रिएक्टर्स हो, लार्ज रिएक्टर्स हो, सबकी ट्रेनिंग हो। तो ये जो आप पहले बिंदु की बात कर रहे थे, जो भारत के युवा वर्ग की क्षमताएं हैं उनको इस्तेमाल करके भारत विश्व गुरु की ओर और बढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो स्किल्स हैं वो आगे बढ़ेगी इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन एम्बेसडर एंड सस्टेनेबिलिटी, एम्बेसडर ये बताएं कि हमने देखा कि ठीक है, हम विकसित अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं तमाम देशों के साथ, हमारे पास सॉफ्ट पावर भी है, लेकिन क्या सिर्फ इन्हीं बेसिस के दम पे हमने देखा कि जिस तरह से ब्रिक्स में नए मेंबर्स को जोड़ा गया, भारत ने उसकी शुरुआत की, पहल की और उसको जोड़ लिया गया। G20 में अफ्रीकन यूनियन को जोड़ा गया, हमने देखा दिल्ली में इसकी घोषणा हुई। तो ग्लोबल फोरम पे, ग्लोबल मंच पे जिस तरह से भारत की बात को माना जा रहा है बड़ी बड़ी शक्तियों की तरफ से, ये किस बात का संकेत आपको दे रहा है? भारत की कोशिश है कि इंटरनेशनल ऑर्डर को डेमोक्रेटाइज किया जाए। जो संयुक्त राष्ट्र है उसका डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए जो अवसर भारत को मिलते हैं, जैसे ब्रिक्स में मिला, G20 में मिला, भारत ने पूरी क्षमता से कोशिश की कि हम उसमें उन देशों को लाए जो ग्लोबल साउथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं।
और उन पे ऊपर हमने कंसेंसस बनाया, ये G20 में बनाया, ब्रिक्स में बनाया। ये भारत की लोग इसलिए बात समझते हैं क्योंकि हम वेस्ट से भी, ईस्ट से भी, साउथ से भी सबके साथ तालमेल रख रहे हैं। तो इसमें भारत एक डिप्लोमेटिक स्वीट स्पॉट पे है। उसका हम पूरा फायदा उठा रहे हैं कि अपना इन्फ्लुएंस हम अपने लिए नहीं पर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए बनाया जाए। इसलिए फ्रांस के साथ भी जब हमारी बात होती है, मैंने जिक्र किया ट्राइलैटरल कोऑपरेशन का, तो अफ्रीका में, इंडो पैसिफिक में भारत और फ्रांस इकट्ठे होकर बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो भारत का जो ये एक आउटरीच है, ये भारत की सक्सेसफुल डेवलपमेंट कोऑपरेशन का नतीजा है, जो हमने 75 साल से की हुई है, जिसका ज्यादा जिक्र नहीं हो पाता। लेकिन ये जो विश्व गुरु, कई ग्लोबल साउथ में तो भारत को विश्व गुरु मानते हैं। बिल्कुल। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता जी, हाईटेक प्रोग्राम है वो गुरु है उनका। जी अम्बेडकर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता अमृतपाल सिंह बने हुए हैं जयपुर। हालांकि वो चंडीगढ़ से आते हैं और चंडीगढ़ को लेकर के तो फ्रांस का जो सहयोग है वो लगातार जारी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के। अमृतपाल सिंह जी, केंद्र में हम दिल्ली में नेताओं को तो जरूर बुलाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब होस्ट करने लगे हैं अलग अलग शहरों में। राष्ट्रपति मैक्रो जा चुके हैं आगरा, वाराणसी, उसके बाद मेरे अपने शहर मिर्जापुर, जहां पर एक बड़े सोलर प्रोजेक्ट की भी उन्होंने शुरुआत की थी। आज जयपुर में क्या माहौल है? आज ये चौथा शहर जिसे वो देखने का मौका उन्हें मिला है। देखिए, जयपुर की सड़कों पे माहौल उत्सुकता का है, लोगों में जज्बा है, उनकी एक झांकी पाने का, झलक पाने का दोनों लीडर्स की। अभी जंतर मंतर के बाद थोड़ी देर में वो जब वहाँ से निकलेंगे तो रोड शो करेंगे। लोग अपने घरों पे, जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कि बाहर अपनी बैल्कनीज, अपने जो रोकों से में खड़े हैं उनको देखने के लिए सड़कों के अलोंग लाइन अप किए हुए हैं झलक पाने के लिए। लोगों के हाथ में प्रेसिडेंट मैक्रों के कटआउट्स हैं, छोटे पोस्टर्स हैं, भारत का झंडा है, फ्रांस के झंडे हैं। तो लोगों में उत्सुकता है, खुशी भी है कि मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस जो दिल्ली में आके कर्तव्य पथ पे परेड देखते हैं, उससे पहले वो इनके शहर आए हैं और इनके शहर सबसे फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल किया है जब इस विजिट में। तो लोगों में उत्सुकता है। मैं ऐसे करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ हवा महल पर। देखें कितनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है। इसकी जो ब्यूटी है वो ऑफ कोर्स दुनिया जानती है, पर ये अब लिट अप है और ये और सुंदर है। तो अभी जब वो रोड शो ख़त्म करेंगे वो यहीं हवा महल के पास ख़त्म करेंगे और यहाँ पर आकर दोनों नेता मिलेंगे, इसका आर्किटेक्चर देखेंगे और चाय का लुत्फ लेंगे। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि आपको दिखा सकूँ कि यहाँ इसके नाम अमृतपाल, हम केवल आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आपके दृश्य नहीं देख पा रहे हैं जी। हैंडीक्राफ्ट, हम केवल आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। अपनी बात पूरी कीजिए। तो मुझे एक्चुअली मेरे सामने टीवी स्क्रीन नहीं है, तो ठीक है। तो हवा महल पर वो आएंगे और लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। ऐसे में अमृत, हम आपसे ये भी जानना चाहोगे, आपने कहा कि बीते कई वर्षों से आप MEA की बीट को संभाल रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बीते 10 वर्षों की बात की जाए अमृत, आपकी अपनी नज़र में आपने जितना समझा, जितना जाना, इस 10 साल से पीछे के कार्यकाल में और बीते 10 वर्षों में भारत की जो विदेश नीति रही है, अगर भारत की विदेश नीति के लिहाज से समझा जाए प्रधानमंत्री मोदी के डिप्लोमेसी को, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर हो, किस तरह की डिप्लोमेसी बीते 10 वर्षों में भारत ने विकसित देशों के साथ भी, विकासशील देशों के साथ भी, या फिर जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, किस तरह की नीति रही है हमारी बीते 10 वर्षों में?
देखिए, डिप्लोमेसी तो शुरू से होती आ रही है, ठीक है। ये पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी अब शुरू हुई है। हाँ, दो फ़र्क आए हैं मेरी समझ से। एक, जो आपकी एंगेजमेंट है उसकी आपने विजिबिलिटी बढ़ाई है। दूसरा कि आपकी जैसे जैसे आपका स्टेचर बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्टेचर वर्ल्ड स्टेज पर, तो आपकी हेफ्ट बढ़ रही है। आपकी, जैसे आप कह रहे थे, आप बात कर रहे थे प्रोफेसर जोशी और एम्बेसडर गुरजीत सिंह के साथ कि आप की जो दुनिया में बात सुनती है, आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो आपका स्टेचर राइज कर रहा है, आपकी हेफ्ट राइज कर रही है, ठीक है। इंडिविजुअल एजेंसी का भी एक रोल होता है और वो बिल्कुल है। तो आपकी डिप्लोमेसी अब आपको वर्ल्ड आपके साथ सिर्फ एंगेज ही नहीं कर रहा है, आपके साथ पार्टनर कर रहा है, क्योंकि आपकी